गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह है कक्षा 6 के इतिहास के अध्याय 1 का भाग 2। इसमें आज हम जानेंगे अतीत के बारे में कैसे जानें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये अपना वीडियो लेक्चर। इसमें ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पांडुलिपि। ये क्या होती थी? पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो पुस्तकें जो हाथ से लिखी जाती थी उन्हें हम पांडुलिपि कहते थे। पांडुलिपि, पांडु और लिपि। पांडुलिपि को इंग्लिश में कहते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट। मेनू मतलब होता है हाथ से और स्क्रिप्ट मतलब लिखने की विधि। तो यानी कि हाथ से लिखी गई विधि जो थी उसको पांडुलिपि कहते थे, यानी कि हाथ से लिखी गई। अब ये पांडुलिपि किस पे लिखे जाते थे? ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ के छाल से भोजपत्र तैयार किया जाता था, उस पर ये लिखी जाती थी। उसी का एक उदाहरण आप यहाँ पे नीचे चित्र में देख सकते हो, ये है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है कि ये पांडुलिपि है जो 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब आगे देखिए, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था और तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये कहाँ पे पाई जाती है? मंदिरों और विहारों में। विहार मतलब जो घूमने की जगह होती, जैसे कि कह सकते हो आप धर्मशाला इत्यादि में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजा के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि की सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पांडुलिपियों से हमें क्या किन बातों की जानकारी मिलती है कि उस समय के लोगों की मान्यताएं क्या थी, उनका व्यवहार कैसा था, राजा का जीवन किस प्रकार का था, और विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक औषधि के बारे में, और विज्ञान, सामाजिक जीवन, इस सब के बारे में हमें उस समय के पांडुलिपियों से जानकारी प्राप्त होती है। इनके अलावा महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। महाकाव्य क्या होता है? महा मतलब बहुत बड़ा, काव्य मतलब कविता, बहुत बड़ी कविता को महाकाव्य कहा जाता है। कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। तब देखिए कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं? संस्कृत, प्राकृत और तमिल। इन भाषाओं में प्राकृत भाषा का प्रयोग उस समय आम लोग करते थे, यानी कि जनरल, जैसे कि आजकल हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही उस समय में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अब अभिलेख होता क्या है, इसको जानना जरूरी है। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत, यानी कि धातु जैसे पत्थर जैसे कठोर होता है, धातु भी कठोर होती है, तो उसी तरह से जो कठोर सतह होते थे उस पर उत्कीर्ण, यानी कि उस पर उकेर के जो लेख लिखे जाते थे उन्हें अभिलेख कहा जाता है। कभी कभी शासक या अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह खुदवाते थे, उत्कीर्ण करते थे, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों में ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों यानी कि जो जीतते थे, जो जीत के इकट्ठी की जाती थी, मतलब जो क्षेत्र को जीता जाता था उसका लेखा जोखा करते थे, उसमें क्या क्या उन्होंने जीता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, अब यह सोचिए जरा दिमाग के से कि क्या तुम बता सकती हो या बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। अब देखिए, कठोर सतह पे लिखवाने का क्या लाभ हो सकता है कि वो एक लंबे समय तक रहता है,
कहते हैं ना, पत्थर की लकीर है, पत्थर पे लिखी गई लेख जो होती थी वो काफ़ी लंबे समय तक रहते थे। और ऐसा करवाने में बहुत तरह प्रकार की समस्या उत्पन्न होती थी। जैसे कि पहले सतह को समतल बनाना, यानी कि प्लेन बनाना, फिर उसके बाद एक एक अक्षर को उस पे विभिन्न उपकरणों के द्वारा उकेरना। अब ये देखो, ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अभिलेख का उदाहरण का चित्र है, जो कि लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है, जिसे अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त किया गया है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में विषय 8 में, यानी कि अध्याय 8 में दिया हुआ है। जब हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों या संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी कि एक दूसरे को तक अपने विचार पहुंचाने का माध्यम है। लिपियां क्या है? लिखने का माध्यम है, यानी कि लिखकर अक्षरों और संकेतों की सहायता से जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, जिस माध्यम से लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। यह अभिलेख यूनानी और अरामेइक नामक 2 अलग अलग लिपियों तथा भाषाओं में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है, यानी कि ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो जो पुरानी वस्तुओं, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा, यानी बहुत समय कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? हो सकता है मिलते हों। अब जरा यह देखिए, ये कुछ ये पुराने समय के, ये जो है ना, ये पात्र है, यानी बर्तन है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये चांदी के कुछ सिक्के हैं ये, और यहाँ पे भी। अब देखिए, इसको देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ ये जो है, ये अनगढ़ सिक्के हैं, और फिर बाद में इस पे जो है ना कुछ उकेरा गया है। तो चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग कब होता था? 2500 वर्ष पहले होता था। और आज जो हम लोग प्रयोग करते हैं उससे ये बिल्कुल पूरी तरीके से भिन्न है। आज के हमारे सिक्के प्रायः गोलाकार होते हैं, और इस पे जो है ना विभिन्न प्रकार के चिन्ह बनी होती है, और इस पे एक 2 या 5 जितने का सिक्का हो उतना बना होता है। तो इस तरीके से। और ये देख रहे हो, ये खास आकार का ना होने का मतलब किसी भी आकार का होता है, लेकिन इस पे भी मुहर डली हुई है, और इस मुहर के सहायता से ही इसके मूल्य को आंका जाता होगा। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत मतलब सोर्स। अब इतिहासकार कौन है? इतिहासकार वे हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। वह व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। तो स्रोत क्या है? जिस आधार पर वो अतीत का अध्ययन करते हैं,
इतिहासकार जिस आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं उसको स्रोत कहते हैं, सोर्स कहते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये तो थी अभी की वीडियो, और अगले भाग में हम जानेंगे अतीत एक या अनेक, और उससे आगे की बात। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।